हाय, आई एम सैका। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, इस चैनल पे नए हैं तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दें। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को शेयर करें। साथ ही अगर आपने पिछले क्लास के वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके हमारे चैनल पर या आई बटन क्लिक करके आप हमारे पिछले वीडियोस को देखें ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आए। ओके, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो है आपका क्लास 6 की चैप्टर नंबर जो है 6 पढ़ेंगे। चैप्टर 6 जो है आपका मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप के बारे में आज हम जानेंगे। तो देखो, पृथ्वी के स्थल स्वरूप कौन कौन सा मेन है, तो स्थल स्वरूप के बारे में जानना है। तो स्थल स्वरूप जो है मेनली आपका हो जाता है पर्वत यानी कि माउंटेन, पठार यानी कि प्लेट्यू, मैदान यानी कि प्लेन। ठीक है, तो हम एक एक करके चीजों को जानेंगे। सबसे पहले हम पर्वत को समझते हैं। फिर हम पठार को समझेंगे। फिर हम मैदान को समझेंगे। एक एक करके समझने से बेटर ये होगा कि हम चीजों को कोरिलेट करके समझते हैं। तो देखो, पर्वत जो होता है वो क्या होता है, ये डायग्राम कोशिश कीजिएगा कि आप भी क्या कर लो, बना लो अपनी कॉपी पे। देखो, पर्वत का अगर हम डिफिनेशन बोले, इसका परिभाषा क्या होगा, तो आप देख सकते हैं कि पर्वत जो है इसका बेस, आधार क्या है, चौड़ा होता है। आधार चौड़ा होता है। ये शीर्ष जो है, टॉप जो है इसका, ये नुकीला होता है या संकरा होता है। और ये इसका ढाल है यानी स्लोप है। स्लोप कैसा है, तीव्र है, काफी ढलाव इसमें होता है। अगर हम बात करें प्लेट्यू का, यानी कि, और ये जो होता है आपका क्या होता है, पठार होता है। तो देखो, पठार क्या होता है, जिसका आधार चौड़ा हो, या आप ऐसे कह सकते हैं पृथ्वी के सतह के वह भाग जिसका आधार चौड़ा हो, शीर्ष नुकीला हो और ढाल तीव्र हो, पर्वत कहलाती हैं। ओके, अब हम बात करते हैं प्लेट्यू का, और ये भी है, ये जो है स्थल स्वरूप का सबसे ऊंचा भाग होता है। पृथ्वी के स्थल का सबसे ऊंचा भाग जो है आपका पर्वत होता है। अब हम अगर प्लेट्यू की बात करें तो प्लेट्यू जो है वो पर्वत के अपेक्षा कम ऊंचा होता है, और इसका ढाल जो होता है वो मंद होता है, काफी ज्यादा जो है वो डायरेक्ट होता है। ठीक है, सीधा। उसके बाद जो है इसका जो शीर्ष है वो क्या है, सपाट है, यानी कि चपटा है, प्लेन है। ओके, और इसका जो लगभग ऊंचाई होता है वो 100 टू 1000 हो सकती हैं। ठीक है, और अगर हम प्लेन का बात करें तो प्लेन लगभग समतल होता है। प्लेन जो है यानी कि मैदान, ये मैदान है आपका, ये पठार है। प्लेन जो होता है लगभग समतल होता है, कहीं कहीं पर ये जो है कुछ इस तरह से उबड़ खाबड़ होता है। ओके, तो इसकी ऊंचाई मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो 200 मीटर तक हो सकती है। अगर हम बात इसकी करें तो 100 टू 1000 मीटर तक हो सकती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, एक एक करके चीजों को समझेंगे। हम सबसे पहले पर्वत को जान लें। पर्वत जो होता है, पर्वत क्या होता है वो हमने जान लिया। पर्वत के प्रकार को अब हम समझेंगे। पर्वत के प्रकार को, टाइप्स को समझने से पहले हम कुछ चीजों को और समझ लेते हैं। हाँ, तो देखना, कल मैंने आपको बताया था कि अगर हम पृथ्वी का एक टुकड़ा ले लेते हैं, ठीक है, और हम नीचे की तरफ जाते हैं, तो ये जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसको क्रस्ट कहते हैं। उसके बाद वाला जो भाग होता है वो मेंटल कहलाता है।
और उसके बाद सबसे आंतरिक वाला भाग जो होता है, सबसे इंटरनल पार्ट जो होता है अर्थ का, वो कोर कहलाता है। ये चीजें हमने कल देखा था। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले इसको कल की वीडियो जरूर देखें, उसके बाद ही इसे आप देखें, ताकि चीजें आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आए। फिर हमने समझा था कि लिथोस्फीयर क्या होता है, यानी कि स्थल मंडल या भूमंडल क्या होता है। तो देखो, हमने बताया था कि ये आपका पृथ्वी का एक टुकड़ा है, ये क्रस्ट है और ये मेंटल है। मेंटल को अगर हम दो भाग में बांट दें तो ये हो जाएगा ऊपरी मेंटल और ये हो जाएगा निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल को भी अगर हम दो भाग में बांट दें तो ऊपरी मेंटल का ऊपरी सतह हो जाएगा, ऊपरी सतह हो जाएगा, और ये ऊपरी मेंटल का निचली या निचला सतह हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको कल देखा था, मान लिया था कि ये आपका ए हो जाता है। हमने ऊपरी सतह को ए माना और निचली सतह को बी माना। और मैंने बताया था आपको कि ये क्रस्ट और मेंटल के ऊपरी मेंटल के ऊपरी सतह को हम लोग क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। यानी लिथोस्फीयर यानी भूमंडल या फिर स्थल मंडल। यही जो भाग है भूमंडल या स्थल मंडल जो है, इसी को हम लोग प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ये पृथ्वी का प्लेट हो जाता है। यहीं पे जो है किसी भी अनाज को उपजने के लिए आवश्यक खनिज पदार्थ भी इसी में पाया जाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये जो निचली सतह जो है, ऊपरी मेंटल के निचली सतह जो है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम स्थेनोस्फीयर कहते हैं। यानी कि दुर्बल मंडल। ठीक है, और ये जो भाग आपका निचला मेंटल जो है, उसको हम लोग कहते हैं मेसोस्फीयर, यानी कि मध्य मंडल। तीसरी जो सबसे आंतरिक भाग यानी कि कोर जो है उसी को हम लोग कहते हैं बैरियोस्फीयर। ओके, कोर को क्या कहते हैं? बैरियोस्फीयर। क्योंकि ये पृथ्वी का केंद्र में है, इसलिए इसको जो है बैरियोस्फीयर को केंद्र मंडल भी कहते हैं। इस चैप्टर में हमारा ज्यादा कुछ यूज नहीं है, सारा हमें यूज नहीं करना है, दुर्बल मंडल को सिर्फ जानना है और जो है हमें लिथोस्फीयर यानी कि प्लेट को समझना है, भूमंडल स्थल मंडल को ही समझना है। कल के वीडियो में भी हमने जो है भूमंडल यानी स्थल मंडल को समझा था, लेकिन उसका एक नाम प्लेट होता है। ठीक है, ये प्लेट जो है वो दुर्बल मंडल के सतह पर हमेशा गति करती रहती है। ये जो है वो स्थिर नहीं होता, बल्कि ये ऑलवेज जो है मूव करती रहती हैं। किस पे मूव करती हैं? तो देखो, ये आपका हो गया प्लेट जो है हमेशा दुर्बल मंडल पे गति करता रहता है। ठीक है, गति जो है वो दो डायरेक्शन में कर सकता है। हम इसे समझ लेते हैं। देखो, ये मान लो प्लेट है कोई। प्लेट भी दो तरह का होता है। हमने अर्थ पे जो है दो तरह की प्लेटें देखी थी। एक जो है कॉन्टिनेंटल देखा था, कॉन्टिनेंटल प्लेट हो सकता है। दूसरा जो है वो ओशियनिक प्लेट हो सकता है, यानी कि महाद्वीपीय प्लेट, और ओशियनिक यानी कि महासागरीय प्लेट। महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट। तो ये कोई भी प्लेट हो, मान लो ये कोई प्लेट ए है या कोई प्लेट बी है, डजेंट मैटर ये कॉन्टिनेंटल हो या फिर ओशियनिक हो, या तो फिर ओशियनिक हो या तो फिर कॉन्टिनेंटल हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये हम मान लेते हैं कि दो प्लेट है, एक प्लेट ए है, एक प्लेट बी है। ये दो तरह से गति कर सकता है, तीन तरह से कह सकते हैं। ठीक है, एक जो है एक दूसरे की ओर आएगा। ठीक है,
एक प्लेट जो है वो एक दूसरे के ओर आएगा, ये जो प्लेटें हैं एक दूसरे की ओर आ रही है, दूसरी क्या हो सकता है कि एक दूसरे से दूर जाएगा। तीसरा जो उठता है वो एक दूसरे के सामने सामने हो सकता है। क्या हो सकता है, पहले इरेज कर लेते हैं। तो देखो, एक कंडीशन तो ये हो सकता है कि ये प्लेटें जो हैं एक दूसरे की ओर आ सकता है। दूसरा कंडीशन जो होता है वो ये हो सकता है कि प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हो। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि प्लेटें जो है वो एक दूसरे की समानांतर गति कर रहा हो। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि एक दूसरे की ओर जब आता है तो एक बल काम करता है जिसको हम लोग कहते हैं संपीड़न बल। एक दूसरे से दूर जाता है तो तनाव मूलक बल, टेंशन फोर्स। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे संपीड़न बल के कारण एक दूसरे की ओर आता है और तनाव मूलक बल के कारण दूर जाता है। देखो ये पॉइंट जानना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हम यहाँ पर समझेंगे पर्वत के प्रकार, और पर्वत के प्रकार को समझने से पहले ये चीज अगर हम नहीं समझते हैं तो चीजें उतना ज्यादा हमें समझ में नहीं आता है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि पर्वत का प्रकार क्या होता है। अब पर्वत के प्रकार को देख लेते हैं। तो पर्वत जो है वो 3 प्रकार के होता है। पहला जो होता है वो हो जाता है आपका वलयित पर्वत, यानी फोल्ड माउंटेन। दूसरा जो हो जाता है वो आपका हो जाता है ब्लॉक पर्वत, यानी ब्लॉक माउंटेन। और तीसरा जो प्रकार हो जाता है वो हो जाता है ज्वालामुखी पर्वत, वोल्केनिक माउंटेन। थर्ड टाइप का जो माउंटेन है वो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, पता चल रहा है कि ये ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा बनता है। ये माउंटेन का निर्माण जो है ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा होता है। अब देखो ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा होता है तो यहाँ पे हम ज्वालामुखी की प्रक्रिया तो डिस्कस इस टॉपिक में नहीं कर सकते। ये टॉपिक आपको जो है डिटेल में 7th चैप्टर के एनसीईआरटी में पढ़ना है। हम इसको जो है आगे जो है उस 7th क्लास की एनसीईआरटी में अच्छे से समझेंगे। अब देखो हम मेनली जो है इस टॉपिक में वलयित पर्वत और ब्लॉक पर्वत को समझेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि प्लेटें जो है एक दूसरे की ओर गति करती है जो कि संपीड़न बल के कारण होता है। तो संपीड़न बल के कारण प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती है और फिर जो है जो जिस प्लेट का डेंसिटी अधिक होता है वो एक दूसरे प्लेट के जिसका कम होता है उसके अंदर क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। और यहाँ पर ब्लॉक माउंटेन ये वलयित पर्वत का यानी कि फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है। जैसे कि अगर हम बात करें हिमालय का जो आपका पर्वत है, हिमालय माउंटेन जो है वो जो है आपका यह श्रृंखला जो है हिमालय श्रृंखला का जो माउंटेन है वो भी एक तरह का वलयित पर्वत का उदाहरण है। अगर आप रॉकीज माउंटेन की बात करें तो वो भी एक तरह से जो है वलयित पर्वत का उदाहरण हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इंडीज जो पर्वत श्रृंखला है वो भी जो है माउंटेन जो है आपका वलयित पर्वत या फोल्ड माउंटेन के ही उदाहरण हो जाएंगे। देखो आपका जो एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है वो विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला माना जाता है। ठीक है, और जो विश्व का सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है जो कि हिमालय की पर्वत श्रृंखला में आता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं ब्लॉक पर्वत का। तो ब्लॉक पर्वत जो होता है जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो भ्रंशन की क्रिया के द्वारा जो है प्लेटें एक दूसरे की दूर जाती है तो चटकन होता है और दरार की प्रक्रिया होती है। और फिर भ्रंशन से जो है क्या होता है कि यहाँ पर जैसे कि प्लेटें जो है अलग हो रही है तो कभी कभी ऐसा कंडीशन उत्पन्न हो जाता है कि
कि यहाँ पे घाटी का निर्माण हो जाता है, खिसकते खिसकते यहाँ पे चटकन के द्वारा अलग होते होते जो है यहाँ पर घाटी का निर्माण हो जाता है, और ये वाला जो है इस तरह से जो है माउंटेन का निर्माण हो जाता है। और ये जो माउंटेन कहलाता है, इस तरह के जो माउंटेन होता है उसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। कभी कभी इसी तरह से श्रृंखला वाइज यहाँ पर भी अगर मान लो घाटी बन जाता है और यहाँ पर एक श्रृंखला है, तो ये जो होता है, देखो ये वाला जो माउंटेन है, ये वाला जो माउंटेन बीच में बी वाला जो माउंटेन बन रहा, यहाँ पर भी घाटी है, यहाँ पर भी घाटी है। जब ब्लॉक माउंटेन के दोनों तरफ घाटी हो, ठीक है, तो इस तरह के जब सिचुएशन देखने को मिलता है, तो ऐसे जो माउंटेन होते हैं उसको ब्लॉक माउंटेन के साथ साथ ग्रेबन कहते हैं, सॉरी होस्ट कहते हैं, होस्ट कहते हैं। और इस तरह की जो घाटियां होती है, इस तरह की जो घाटियां होती है, ये वाला जो घाटियां हैं, इसको हम लोग ग्रेबन कहते हैं। आई होप कि आपको माउंटेन समझ में आ गया हो, इसका प्रकार समझ में आ गया हो। अब हम समझेंगे अब हम प्लेट्यू को समझेंगे, यानी कि हम अब पठार को समझेंगे। तो पठार क्या होता है ये तो हम समझ लिए थे कि पठार जो होता है वो पर्वत के बाद सबसे ऊंचा भाग होता है, पर्वत के बाद होता है। इसकी ऊंचाई जो है कुछ सैकड़ों से लेके कुछ हजारों मीटर तक हो सकता है, ठीक है। अगर हम सबसे पुराने ये पठार का बात करते हैं तो वो हो जाता है आपका दक्कन का पठार। इसी तरह आपका केनिया, तंजानिया, युगांडा, ये सब जो है आपका पूर्वी अफ्रीका में पड़ता है। और यहाँ पर ये जो पठारे हैं ये भी आपका सबसे पुराने पठारों में से एक हो जाता है। अगर हम विश्व का सबसे ऊंचा पठार का बात करें तो वो हो जाता है तिब्बत का पठार, जिसकी ऊंचाई लगभग 4000 से लेकर के 6000 मीटर तक होता है। अगर हम बात करें इंडिया में सबसे ऊंचा पठार का तो वो हो जाता है छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर का पठार जो होता है वो लोहा और लोहा के साथ साथ जो है कोयले के लिए ये इसके लिए जो है वो काफी ज्यादा फेमस हो जाता है, प्रसिद्ध है, ठीक है। और अगर हम बात करें अफ्रीका का जो प्लेट्यू है वो हीरे और सोने के खनन के लिए काफी जो है विख्यात है, प्रसिद्ध है, फेमस है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मैदान का, ठीक है। तो मैदान क्या होता है? मैदान को हमने समझा था कि ये जो है हमारे स्थल भाग का सबसे कम ऊंचा भाग है। इसकी ऊंचाई जो है मैक्सिमम 200 मीटर तक हो सकती है। और ये जो होता है वो ये उपजाऊ लैंड होता है, क्योंकि यहाँ पर जो मैदाने जो होती है वो कैसे बनता है, तो देखो बहुत सारे जो नदियां जो होती है वो बहुत सारे खनिज पदार्थ या मिट्टी, सोइल जो होते हैं, बालू, ये सब को अपने साथ जो है लेकर आती हैं। और ये जो होता है वो काफी मिनरल से युक्त होता है, जिससे जो है मैदान का निर्माण होता है। यही के कारण जो है इन मैदानों का निर्माण होता है। ये काफी ज्यादा उपजाऊ होता है, इसीलिए यहाँ पर खेती की दृष्टि से, एग्रीकल्चर के दृष्टि से ये काफी ज्यादा यूजफुल हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कृषि सबसे ज्यादा होती है तो यहाँ पर जनसंख्या भी ज्यादा होगा और यहाँ पर रहना आसान है। पर्वत और पठार के कंपेयर में प्लेट्यू पे रहना आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है? एक तो ये प्लेन है, ये उबड़ खाबड़ ज्यादा नहीं है, यहाँ पर ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता लोगों को। साथ ही जो है यहाँ पर अगर आप कोई परिवहन का मार्ग बनाते हैं तो ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो यहाँ पर आपको यातायात की सुविधाएं भी बहुत आसानी से मिल जाती है। अगर हम बात करें तो नदियों के किनारे ये बसा होता है, इसके कारण इंडस्ट्री भी यहाँ पे लगता है, जिससे रोजगार लोगों को ज्यादा मिलती है। तो इससे जो है यहाँ पर जो मैदान का जो जनसंख्या होता है वो काफी ज्यादा होता है। अगर डेंसिटी के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पर की जनसंख्या जो है वो सबसे ज्यादा होता है। हमें जो है इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो हमने सारे के सारे कवर कर लिया है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।